Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने अभी तक कवर किया है वैल्यू ऑफ सप्लाई तक। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो हमारा पिछला क्लास था ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई के बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि जीएसटी कभी भी एमआरपी के ऊपर नहीं लगता है। जो प्रोडक्ट की एमआरपी होता है ना, उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी हमेशा लगता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। ओके, जो कि एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू की हमारा बोला जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसीलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई को सही तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब जब सप्लायर एंड रिसिपेंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है और जहां पे प्राइज एक सोल कंसीडरेशन है, जहां पे सिर्फ प्राइस ही कंसीडरेशन है, मनी एक कंसीडरेशन है, एंड सप्लायर एंड रिसिपेंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है, वहां पे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो हम ट्रीट करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन सर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या चीजें ऐड होगा, क्या क्या चीजें माइनस होगा, कैसे निकलेगा ये, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में जो गुड्स की वैल्यू होता है ना, जो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होता है, वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की वैल्यू तो ऐड किया जाएगा, उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐड किया जाएगा, एडिशनल चीजें, एंड कुछ चीजें माइनस किया जाएगा। तो क्या चीजें सर ऐड किया जाएगा, चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो चीज ऐड किया जाएगा वो है टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्सेस एंड ड्यूटीज अदर देन जीएसटी। जीएसटी को छोड़ के आपके अदर टाइप के जो भी टैक्सेस है, जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, जैसे कि आपका एंट्री टैक्स हो गया, जैसे कि आपकी ऑक्ट्राई ड्यूटी वगैरह हो गया, ये जो टैक्सेस है ना, ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा अगर प्रोडक्ट की सप्लाई में ये इनकर्ड हुआ है। दूसरा जो चीजें ऐड किया जाएगा वो है कि अगर सप्लायर की बिहाफ पे कुछ पेमेंट रिसिपेंट ने किया है, कुछ पेमेंट था जिसे सप्लायर को करना चाहिए था, जो गुड्स बेच रहा है ना सेलर को करना चाहिए था, लेकिन उसकी कंप्लायंस और उसकी पेमेंट बायर कर रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, उस केस में भी आपका उस केस में भी क्या होगा, वो जीएसटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इफ द सप्लायर इज लायबल टू पे सर्टेन एक्सपेंसेस बट दोज आर पेड बाय द रिसिपेंट सच अमाउंट आर एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे कि आपके फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो गया, सेलर को वो चीजें देना चाहिए लेकिन बायर दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो चीज था वो था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कुछ चीजें होता है जो कि आपको सप्लाई के साथ करना ही पड़ता है, जैसे कि पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, जैसे कि ब्रोकरेज और कमीशन वगैरह हो गया, जैसे कि आपकी डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस हो गया। ये जो एक्सपेंसेस होता है ये भी आपकी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगर सप्लायर आपसे इंटरेस्ट वगैरह, फीस वगैरह, पेनल्टी वगैरह लेता है ना, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब अगर आपसे सप्लायर लेता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपकी अगर सप्लायर आपसे डिले, लेट फी, एडिशनल पेमेंट, पेनल्टी वगैरह लेता है, वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज जो ऐड होगा वो होगा सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, जो कि थर्ड पार्टी से आपको मिल रहा है। अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रहा है डायरेक्टली फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, और वो भी प्राइस रिलेटेड सब्सिडी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो है गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी कभी भी ऐड नहीं होगा, गवर्नमेंट सब्सिडी को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सर ये तो हो गया एडिशन की बात। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई से या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू से हमें क्या क्या चीजें माइनस करना पड़ेगा। माइनस की बात अगर हम देखें तो माइनस में आपको दो चीजें करना है। एक है डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी दो टाइप के डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट है डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट जो भी आपको पता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो डिस्काउंट। और एक डिस्काउंट है आफ्टर सप्लाई। ओके, तो अगर डिस्काउंट आपको पता है बिफोर एंटरिंग टू सप्लाई और बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस, जैसे कि आप एक मॉल गए, मॉल में बाय वन गेट वन या फिर 50% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है, आपने गए और आपने कुछ सामान खरीदा, सप्लाई हो गया गुड्स का, यहाँ पे आपको पहले ही पता है कि डिस्काउंट कितने का है, तो ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस किया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ डिस्काउंट होता है जो कि आपको पता ही नहीं होता है कि कितना मिलेगा, कब मिलेगा, फिर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप एक कार खरीदने गए और आपने कार, जो डीलर था उसे मांगा कुछ डिस्काउंट, उसने बोला कि सर देखिए हमारा एक यहाँ पे ट्रेडिशन है कि अगर 100 कार बिक जाता है ना, 100 कार अगर एक महीने में हम सेल कर लेते तो हम आपको डिस्काउंट देते। ओके, जितना भी 100 कार अगर हम सेल कर लेंगे तो हमें कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मिलेगा, और वो डिस्काउंट हम क्या करेंगे, हमारी जो बायर्स है उन्हें दे देंगे। ठीक है,
तो अगर 100 कार अगर सेल हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अगर सपोज 100 कार सेल हो गया, आपने चीजें खरीद लिया, आपने कार खरीद लिया, लेकिन बाद में बोलोगे अगर आपको डिस्काउंट दे रहे, तो उस केस में ये डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई टेक प्लेस हो रहा है। ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा, ये डिस्काउंट का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर 1, अगर कुछ एग्रीमेंट हुआ है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द सप्लाई और आपको पता है कि कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड दूसरा ये है कि जो बायर है अगर उसने आईटीसी नहीं लिया है, या फिर अगर उसने आईटीसी लिया है तो वो आईटीसी को अगर रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में वो डिस्काउंट माइनस कर सकता है। ठीक है, चलो यहां तक सर हम लोगों ने कवर किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई में। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग बीकॉम स्टूडेंट के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल का जो मोटिव है वो एक ही है कि बीकॉम स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छी तरीके से बीकॉम के स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना, सो दैट कि वो आगे जाके अपनी ये जो बीकॉम का जो नॉलेज है वो किसी प्रोफेशनल कोर्स या फिर फ्यूचर में जॉब की कैरियर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सर क्या कवर करने वाले, थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं मैं। आज सर हम लोग क्या कवर करने वाले, आज हम लोग कवर करेंगे वैल्यूएशन रूल्स अंडर जीएसटी। वैल्यूएशन रूल्स कुछ जीएसटी में है, जिससे रूल 27 से 35 तक किया जाता है। तो वैल्यूएशन रूल्स क्या है और कैसे होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। अब दीज रूल्स आर अप्लाई व्हेन ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट डिटरमाइंड नॉर्मली। पहले तो सर ये याद रखिए कि हमने अभी तक जो पढ़ा है ये नॉर्मल सिचुएशन के लिए, ये नॉर्मल केसेस में ऐसे ही निकाला जाता है, नॉर्मल केस में ये निकाला जाता है। लेकिन अगर वैल्यू आपको नॉर्मल केस में नहीं मिलता है, अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉर्मल केस में डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा। अगर आप वैल्यू नॉर्मल केस में नहीं कर सकते तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में आपको वैल्यूएशन रूल की एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और वैल्यूएशन रूल में बहुत सारे रूल्स है। ओके, यहाँ पे ये जो टेबुलर फॉर्मेट है ना, यहाँ पे जो एक लाइन हेडिंग वाइज है, ये एक एक रूल को इंडिकेट करता है। ये एक एक रूल को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम एक एक रूल को बहुत शॉर्टली याद करेंगे। और मैंने यहाँ पे रूल का नाम इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि एक चीज आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में रूल्स नहीं लिखना है। आप अगर ये टेबल बस मतलब बना लेंगे ना अपने एग्जाम में, तो भी ये सफिशिएंट है, आपको फुल मार्क मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए जरा सिचुएशंस देखते हैं और उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा वो देखते हैं। नंबर 1, अगर कोई प्रोडक्ट का आप वैल्यू नॉर्मली नहीं निकाल सकते और उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। ओके, सपोज ये एक प्रोडक्ट है जिसका वैल्यूएशन में नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, तो बहुत ही सिंपल है सर, टेक द ओपन मार्केट वैल्यू, दैट इज द वैल्यू। और इसी प्रोडक्ट का अगर मार्केट में वैल्यू मिल रहा है तो आपको वैल्यू करने की क्या जरूरत है, ओपन मार्केट वैल्यू। कोई आपके पास एक आईफोन 17 है, आपको लगता है कि इसका वैल्यू कितना ही होगा, आपको नहीं पता उसका वैल्यू कितना होगा, तो भाई मार्केट में देख लो ना, अगर मार्केट में वो सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है तो उस सिमिलर प्रोडक्ट का मार्केट में जो भी वैल्यू है वो हो जाएगा वैल्यू। या फिर सिमिलर फीचर वाला जो प्रोडक्ट मिलता है, उस सिमिलर फीचर वाला प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, सपोज ये पेंसिल मार्केट में नहीं मिलता, ये जो पेन है डिजिटल पेन है, ये मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन इसी टाइप का पेन मिलता है मार्केट में, तो उसका वैल्यू देख लो। तो सिमिलर प्रोडक्ट का मार्केट में जो वैल्यू है वो हो जाएगा ओपन मार्केट वैल्यू। तो जहां पे ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है सिमिलर प्रोडक्ट का विद सिमिलर फीचर, वो ओपन मार्केट वैल्यू आप ले लो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर सर रिलेटेड पार्टी को हमने सेल किया है, अगर हमने रिलेटेड पार्टी को, आपने किसी जान पहचान रिलेटेड पार्टी, जो जीएसटी का मतलब है रिलेटेड पार्टी का, उस पर्सन को हमने सेल किया है, रिलेटेड पर्सन को सेल किया है, तो उस केस में क्या होगा, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या फिर तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करो, कॉस्ट प्लस 10% ले लो। देखो नॉर्मली ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्लस 10% ले लो, जितना आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसमें 10% ऐड कर लो, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर वैल्यू ऊपर दोनों की मेथड में, अगर ये दोनों मेथड जो है ना, ये दोनों मेथड में अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है ना, अगर ये ऊपर वाले दोनों मेथड में वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्लस 10% मार्जिन। अगर कहीं पे भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ले लेना है, उसमें 10% ऐड कर लेना है प्रॉफिट।
जितना भी आपका कॉस्ट है उसमें 10% ऐड कर लीजिए, दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, गुड्स सप्लाइड थ्रू एजेंट, अगर आप अपने गुड्स एजेंट के थ्रू सप्लाई करते हो, अगर आप अपने गुड्स एजेंट के थ्रू सप्लाई करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपको आइदर तो ओपन मार्केट वैल्यू लेना है और आपको लेना है 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द एजेंट। देखो, अगर आप अपने एजेंट को गुड्स बेचते हो तो आपका एजेंट किसी ना किसी को तो गुड्स बेचेगा। सपोज ए जो है ना, ए बी का, जो बी जो है वो ए का एजेंट है, ए जो है वो प्रिंसिपल है, बी जो है एजेंट है। बी क्या कर रहा है, सी को गुड्स बेच रहा है, सपोज 1000 रुपए में गुड्स बेच रहा है, ठीक है। तो यहां पे बोल रहे कि अगर आप एजेंट को गुड्स बेच रहे हो और एजेंट किसी बायर को, किसी थर्ड पार्टी को बेच रहा है या फिर कस्टमर को बेच रहा है, अगर आपको नहीं पता कि प्राइस कितना है, ए बी को बेच रहा है, जो कि बी जो है ना वो ए का एजेंट है, लेकिन ए बोल रहा है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बी को बेच रहा हूं ना, मुझे उसका वैल्यू नहीं पता है, तो मैं जीएसटी कैसे दूं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बहुत ही आसान है। देखो, अगर आप बी को बेच रहे हो ना, बी आपका एजेंट है, और बी अगर आगे जाके सी को बेच रहा है जो कि कस्टमर है, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी बी बेच रहा है, जिस भी प्राइस पे, उसका 90%, यानी कि इस प्रोडक्ट का 90, इस प्राइस का 90%, यानी कि 900 रुपए यहां पे ले लो, दैट इज योर प्राइस। बहुत ही सिंपल है। अगर आप एजेंट को बेच रहे हो और ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अगर आप एजेंट को बेच रहे हो और ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको एक चीज करना है, ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं है तो एजेंट जितने भी प्राइस में बेच रहा है, एजेंट जो भी प्राइस में बेच रहा है उस प्राइस का 90%, एजेंट जो भी प्राइस में बेच रहा है उस प्राइस का 90% आपको क्या करना है, कॉस्ट लेना है। तो एजेंट सपोज 1000 रुपए में बेच रहा है तो 900 जो होगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस अगर है, मतलब जो डॉलर से रुपए को कन्वर्ट करते हैं और रुपीज से डॉलर को कन्वर्ट करते हैं ना, वो जो मनी चेंजर वाला सर्विस है, उसके लिए एक सेपरेट मेथड है, स्पेशल वैल्यूएशन मेथड है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर कोई ट्रैवल एजेंट वाला है तो उसके लिए भी एक सेपरेट मेथड है, ओके, सेपरेट परसेंटेज वाला मेथड है। अगर वार्क कॉन्ट्रैक्ट और लॉटरी वगैरह है तो उसके लिए भी एक नोटिफाइड सर्विसेज है और नोटिफाइड मेथड है। तो ये तीनों आपको नहीं पढ़ना है, जरूरी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ स्पेशल केसेस में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए दिया है, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया वही है, एक बार डिस्कस कर लेते। रिलेटेड पार्टी के केस में मैंने बोला कि रिलेटेड पार्टी के केस में वैल्यूएशन कैसे होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू इग्नोर करेंगे आप लोग, वैल्यू इज डिटरमाइंड यूजिंग ओपन मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्लस 10%। सप्लाई बिटवीन ब्रांचेस, अगर दो ब्रांच के बीच में सप्लाई हो रहा है ना, दो ब्रांच के बीच में सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन द वैल्यूएशन रूल अप्लाइज। आपको पता होगा, हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर कोई आपका रिलेटेड पर्सन है और डिस्टिंक्ट पर्सन है और आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट, तो उस केस में भी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, सप्लाई थ्रू एजेंट, वो हमने अभी अभी कवर किया कि ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हो और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द एजेंट टू इंडिपेंडेंट कस्टमर। एजेंट जो इंडिपेंडेंट कस्टमर को प्राइस चार्ज कर रहा है ना, उसका 90% ले लो, वो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, अगर फ्री सप्लाई बैटर और एक्सचेंज, ओके, अगर फ्री सप्लाई हो रहा है, बाटर हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देखो, इवन इफ द गुड्स आर सप्लाइड फ्री द वैल्यू इज डिटरमाइंड एज पर द वैल्यूएशन रूल। वैल्यूएशन रूल के हिसाब से आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के केस में क्या होगा, वैल्यूएशन ऑल्सो डिपेंड ऑन वेदर द सप्लाई इज ए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई हुआ तो उस हिसाब से क्या आएगा, जो टैक्स होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई की बेस में लिया जाएगा। अगर मिक्स्ड सप्लाई होगा तो जिस प्रोडक्ट का टैक्स हाईएस्ट होगा उस बेसिस पे लिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वैल्यूएशन के जो रूल्स है, ये वैल्यूएशन के रूल्स है, बहुत ही सिंपल था, ओके। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिया था। ये जो नोट है स्टूडेंट्स, ये वाला पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो नोट है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाला पॉइंट है कि कौन कौन सी चीज़ें वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा एंड कौन कौन सा पॉइंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस किया जाएगा, ठीक है। ये जो नोट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके।
और इसी के साथ साथ हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्स इन्वॉइसेस, जीएसटी में कौन कौन से इन्वॉइस होता है वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट जो 4 है वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमारे एग्जाम बहुत पास है तो जरा जल्दी क्लास अपलोड करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लास अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप एग्जाम से पहले क्या कर सको, क्लासेस को अच्छी तरीके से देख सको। ओके, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि सर हमें प्रोबेबल क्वेश्चंस वगैरह दीजिए, तो ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड है, बट वो ओडिया लैंग्वेज में है, उड़ीसा के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। तो ठीक है, वो क्वेश्चंस आप ले सकते हो और वो क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। वो क्वेश्चंस आप वही से पीडीएफ कवर कर सकते हो, आपको वो जो पूरा वीडियो है वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चन ले सकते हो पीडीएफ, वो भी इनफ है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।